हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आरपीसी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आप सब जान रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम कंपनी अकाउंट्स को समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम समझ रहे थे कि एक कंपनी जो है वो किस तरीके से अस्तित्व में आती है, कंपनी की क्या विशेषताएं होती है और कंपनी की क्या उद्देश्य होते हैं, कंपनी के जितने भी टाइप्स है वो सारे हमने पढ़ लिए थे। साथ में हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है उसकी किस किस तरह की पूंजी होती है वो भी हमने पढ़ा था। ऑथोराइज कैपिटल होती है, इश्यूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, देन रिजर्व कैपिटल होती है। तो इस तरीके से हमने कंपनी की पूंजी को पढ़ा, हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारी कंपनी से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, चाहे वो एमओए हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए हो गया या प्रोस्पेक्टस हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स को भी हमने पढ़ लिया था। और हम लास्ट क्लासेस से पढ़ रहे थे द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण, एक कंपनी का निर्माण किस स्तर पे होता है और किस तरीके से होता है और एक कंपनी के निर्माण की क्या क्या अवस्थाएं होती है, वो सारा जो है वो हम देख रहे थे। और उसके अंदर हमने कंपनी के निर्माण की जो हमारी प्रथम अवस्था होती है और वो होती है हमारी प्रमोशन, जिसे बोलते हैं प्रवर्तन। अर्थात एक कंपनी जिस निर्माण के द्वारा अस्तित्व में आती है वो प्रवर्तन अवस्था कहलाती है। मींस एक कंपनी का निर्माण जो अवस्था होती है, एक प्रवर्तन अवस्था होती है, वो उन सभी क्रियाओं का योग होती है जिसके द्वारा एक कंपनी अस्तित्व में आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कंपनी का जो निर्माण है वो प्रवर्तन के द्वारा होता है और ऐसा जो निर्माण करता है वो प्रवर्तक कहलाता है। ऐसा निर्माण करने वाला व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि कंपनी के निर्माण की जो प्रथम अवस्था है वो हमारी प्रवर्तन होती है। ठीक है, तो आइए आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, तो कंपनी के निर्माण की हम अवस्था देख रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम देख रहे थे और इसको बोलेंगे कंपनी का निर्माण। कंपनी का निर्माण, इस अवस्था को हम जो है यहां पर समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि एक कंपनी का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे थे और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया एक कंपनी के निर्माण की 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं जो है वो कंपनी के निर्माण की होती है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको बता तो दिया था, लेकिन हम वापस आपको रिकॉल कर देता हूं ताकि क्या है कि आपको कहीं भी इश्यू नहीं आए और जल्द में आप समझ सकें और आसानी से इन चीजों को लास्ट क्लास को आप रिकॉल कर सके। तो मैंने आपको बताया कंपनी के निर्माण की 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारी जो फर्स्ट अवस्था होती है वो होती है प्रवर्तन, प्रमोशन। प्रमोशन यानी प्रवर्तन। ठीक है, ये हम देख चुके थे। उसके बाद दूसरी मैंने आपको बता दी थी जो होती है समामेलन। क्या होती है? समामेलन, जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन, समामेलन। ठीक है, और तीसरी हमारी जो अवस्था होती है वो होती है पूंजी अभिदान, जिसे बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पूंजी अभिदान की जो अवस्था है वो ये वाली कहलाती है। और चौथी हमारी जो महत्वपूर्ण जो स्टेज होती है और वो है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्यवसाय करने का लिखो इसमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो इस तरीके से एक कंपनी के निर्माण की जो है वो ये 4 अवस्थाएं हमारी होती है और इन्हीं 4 अवस्थाओं से गुजरकर एक कंपनी जो है वो व्यवसाय करती है और एक कंपनी को हम कह सकते हैं कि ये एक कंपनी है। तो मैंने आपको फर्स्ट अवस्था बता दी थी जो हमारी प्रमोशन होती है। इस स्टेज को आपको मैंने क्या किया, मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, एक कंपनी के निर्माण की जो कल्पना करता है
ठीक है ना। जो कंपनी के निर्माण के जो फर्स्ट आइडियाज जो व्यक्ति लेता है और कंपनी के निर्माण संबंधी सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा करते हुए वो आवेदन करता है, साथ में कंपनी का नाम तय करता है, तो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो कौन कहलाता है, वो प्रवर्तक कहलाता है। ठीक है, और उस प्रवर्तक की ऐसी अवस्था ही प्रवर्तन कहलाती है। तो ये स्टेज मैंने आपको बता दी थी। इसके अंदर हमें प्रवर्तन की कुछ स्टेज होती है वो हम लिख रहे थे, कुछ स्टेप बोलो या स्टेज बोलो, कुछ अवस्थाएं होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समामेलन। समामेलन का मतलब एक कंपनी वास्तव में जो है वो समामेलन के बाद ही क्या आती है, अस्तित्व में आती है। ठीक है, एक कंपनी जो होती है वो समामेलन के बाद ही रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है और वहीं से कंपनी का है जो है वो एक तरीके से अस्तित्व शुरू होता है। प्रवर्तन की अवस्था चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन कंपनी का अस्तित्व जो है वो इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक कंपनी जो है वो किस रूप में अवस्था में आती है और यही चारों ऑप्शन दिए जाए, तो आपको बताना है समामेलन। समामेलन के बाद जो है वो कंपनी हमारी क्या होती है, विधिवत रूप से अस्तित्व में आती है। तो हमें यह व्यवस्थित रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको लिखवा रहा हूं प्रवर्तन। आपको मैंने बेसिक मीनिंग और सारा बता दिया था। अब प्रवर्तन की कुछ अवस्थाएं हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो। सबसे पहला जो हम चल रहा है हमारा प्रवर्तन, उसमें लिखो प्रवर्तन की अवस्थाएं। ये हमारा लास्ट चल रहा था और यहां तक हम पहुंच के हमारा सेशन पूरा हो गया था। तो यहां से हम जो है विधिवत शुरू कर रहे हैं। तो देखो प्रवर्तन की अवस्थाएं, तो लिखो स्टेजेस, जो कंपनी की स्टेज मतलब एक तरीके से स्टेप्स, स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। अब देख रहे हैं कि प्रवर्तन जो है, प्रमोशन जो है उसकी क्या अवस्थाएं होती है। तो प्रवर्तन की अगर हमको पहली अवस्था की मैं बात करूं तो सबसे पहली अवस्था होती है वो है नए विचारों की खोज। किससे होती है, नए विचारों की खोज। अब ये नए विचारों की खोज क्या होती है, तो देखो मैंने आपको बताया था एक कंपनी का निर्माण जो है वो एक प्रवर्तन के उस विचार और कल्पना से शुरू होता है। तो प्रवर्तन के अंदर क्या हो जाएगा कि नए विचारों की खोज की जाएगी। मतलब प्रवर्तक क्या करेगा, नए नए आइडियाज अपने दिमाग में लाएगा, वो इनोवेशन करेगा, वो प्लानिंग्स करेगा और सारे कार्य करते हुए कंपनी को रजिस्ट्रेशन तक की अवस्था में ले जाने का प्रयास करेगा। तो एक तरीके से वो सारे नए विचारों की खोज ही तो करता है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियों का वो सामना करना पड़ता है, मार्केट में कंपटीशन होता है। तो वो हर तरीके से सोचता है कि किस तरीके से कंपनी का निर्माण किया जाए कि वो कंपनी अन्य कंपनी की दृष्टि से मार्केट में एक अच्छा अस्तित्व प्राप्त करे और वो कंपनी मार्केट में अन्य कंपनियों की तरह व्यवस्थित रूप से चल सके। तो इस तरीके का जो वो प्लान करता है वो नए विचारों की खोज के रूप में होता है। तो लिखो इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज। नए विचारों की खोज करेगा वो, उसके बाद क्या करेगा वो, तो वो क्या करेगा, विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण करेगा। ठीक है, विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण। ठीक है, तो इसमें लिखो इंटीग्रेशन ऑफ मेनी और वेरियस रिसोर्सेज। विभिन्न साधनों का क्या करेगा वो, एकत्रीकरण करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा, विस्तृत अनुसंधान करेगा। वो क्या करेगा, डेप्थ में जाके क्या करेगा, रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा एक प्रवर्तक। ठीक है, तो लिखो इसमें विस्तृत जांच पड़ताल। विस्तृत जांच पड़ताल भी तो वो करेगा। तो लिखो इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और वो वित्त की व्यवस्था भी करेगा। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, देखो हम जानते हैं कोई भी कार्य करना है तो बिना फाइनेंशियली सिक्योरिटी के, बिना फाइनेंशियली जो है अरेंजमेंट के वो कार्य हो ही नहीं सकता।
तो कार्य को सक्सेस करना है, कार्य को सही तरीके से सुचारू रूप से संचालन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम तभी बन पाएगा जब फाइनेंशियली आप सीखो, चाहे नए विचारों की खोज के बाद कार्य करना हो, या विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण करना हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का प्रस्तुतिकरण का कार्य हो, ठीक है, या आवेदन करना हो, सब जगह आपको क्या करना पड़ेगा, साथ का साथ वित्त व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। तो लिखो वित्त व्यवस्था। फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये हालांकि कार्य और भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रवर्तन जो होता है वो इन अवस्थाओं से गुजरता है। मतलब प्रवर्तक ये सारे कार्य करता है, नए विचारों की खोज करता है, विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण करता है, विस्तृत जांच पड़ताल करता है और वित्त का अरेंजमेंट करता है। तो इस तरीके से जो है वो एक कंपनी का विधिवत रूप से क्या होता है, वो निर्माण होता है और कंपनी आगे सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करती है, ठीक है। अब बात करते हैं समामेलन की, ठीक है। तो समामेलन क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड स्टेज की बात करें हम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज यहां पर हमारी पूरी होती है और अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। दूसरी हमारी जो अवस्था है और वो है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि समामेलन। समामेलन, ठीक है। और मैंने बताया समामेलन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से पंजीकरण, समझने के लिए, ठीक है। एक तरीके से यही पंजीकरण ही है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब क्या होता है पंजीकरण, देखो ये कंपनी के जो हम बात कर रहे थे निर्माण की, ये दूसरी अवस्था है। ये कंपनी के निर्माण की कौन सी अवस्था है, दूसरी। प्रथम अवस्था हमारी कौन सी थी, प्रवर्तन थी। तो ये कंपनी के निर्माण की हमारी दूसरी अवस्था होती है और इसे बोलता है रजिस्ट्रेशन। तो लिखो यह कंपनी के निर्माण की दूसरी अवस्था है, यह कंपनी के निर्माण की दूसरी अवस्था है। इट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ, it is a second stage of formation of company, ठीक है। फिर लिखो एक कंपनी समामेलन के बाद ही अस्तित्व में आती है, ठीक है। तो लिखो एक कंपनी का जन्म, एक कंपनी का जन्म, एक कंपनी का जन्म उसके समामेलन के बाद ही होता है, उसके समामेलन के ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कंपनी इज बोर्न, a company is born by its incorporation, और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक कंपनी का जन्म कैसा होता है, तो कंपनी इज बोर्न बाय इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक कंपनी के समामेलन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो कंपनी का जन्म जो है वो उसके समामेलन के बाद, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद होता है। और एक कंपनी उसके बाद ही विधिवत रूप से क्या होती है, अस्तित्व में आती है। तो लिखो इसमें एक कंपनी समामेलन के बाद ही, एक कंपनी समामेलन के बाद ही
अस्तित्व में आती है। एक कंपनी समामेलन के बाद ही अस्तित्व में आती है। मतलब एक कंपनी जो है उसका समामेलन होगा तो उस समामेलन के बाद ही जो है कंपनी वो विधिवत रूप में अस्तित्व में आती है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में आती है। अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। अ कंपनी comes into existence after its incorporation और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो समामेलन के बाद ही फाइनली कह सकते हैं कि अस्तित्व में आती है। अब बात करते हैं कि कंपनी का समामेलन होता कैसे। तो जिस जो प्रवर्तक है वो क्या करेगा, मैंने बताया था प्रवर्तन संबंधी सारे कार्य करेगा। तो वो कंपनी के समामेलन के लिए क्या करेगा कि संबंधित रजिस्ट्रार में क्या करेगा, वो पंजीयन हेतु आवेदन करेगा। संबंधित रजिस्ट्रार में पंजीयन हेतु आवेदन करेगा और कंपनी के नाम के साथ। और ये बात मैंने आपको पूर्व में बता दी थी कि कंपनी जो है अगर उसको लगता है कि नाम अवैधानिक है, अवांछनीय है, या कंपनी का नाम इस तरीके का नहीं होना चाहिए, किसी और नाम से मिलता जुलता है, तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास ये अधिकार होता है कि वह 60 दिन के अंदर अंदर उस नाम को पुनः वो क्या कर सकता है, वो खारिज कर सकता है, उसको लैप्स कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको हालांकि प्रीवियस हमारे जो सेशन है उसमें सारी चीजें मैंने कर ली है। तो एक कंपनी समावेशन के बाद ही अस्तित्व में आती है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां तक। अब बात करते हैं हम आगे के सेशन की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के समामेलन के लिए या कंपनी के निर्माण के लिए कंपनी के निर्माण के लिए कंपनी के निर्माण के लिए पंजीयक रजिस्ट्रार के पास कंपनी के निर्माण के लिए पंजीयक रजिस्ट्रार के पास कंपनी के निर्माण के लिए पंजीयक रजिस्ट्रार के पास जहां कंपनी का कार्यालय होगा विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट चीजें जो पंजीयन के बारे में हमें ध्यान में रखनी है। बाकी तो कुछ नहीं, पंजीयन संबंधी जो भी आवेदन करने होते हैं वो हम करेंगे। यहाँ पर हमें इतना ही समझना है बस, पंजीयन के लिए क्या क्या वो करेगा। तो वो रजिस्ट्रार के पास विधिवत आवेदन करेगा, कंपनी का नाम जो है वो सोचेगा, कंपनी के क्या उद्देश्य होंगे, कंपनी किस तरीके से कार्य करेगी। ठीक है, एक निर्धारित शुल्क होगी, फीस, इन सब के साथ क्या करेगा, वो आवेदन करेगा। ठीक है, तो यहां तक लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपनी के निर्माण के लिए पंजीयक रजिस्ट्रार के पास जहां कंपनी का कार्यालय होगा विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। तो तो लिखेंगे फॉर द incorporation of the company, application will have to be made with all the documents. Application will have to be made with all the documents to the registrar of the company of the state in which the company had its registration office. तो लिखो for the incorporation of the company
for the incorporation of the company application will have to be made with all the documents. Application will have to be made with all the documents to the registrar of company where its registration where its registered office. ठीक है, तो ये आपको विधिवत रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंपनी के निर्माण के लिए जो मैं आपको बता रहा था, क्या करना पड़ेगा, एक पंजीयक रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ेगा, विधिवत रूप में आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट थी वो ध्यान में रखना है, जहां कंपनी का कार्यालय होगा और विधिवत आवेदन करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, एप्लीकेशन विल हैव टू बी मेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वेयर इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपनी के समामेलन के लिए कंपनी क्या करती है, विधिवत रूप से आवेदन करती है, और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही कंपनी का क्या होता है, एक तरीके से जो है वो समावेलन होता है, और समावेलन के बाद ही कंपनी वास्तव में अस्तित्व में आती है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो एमओए होता है, एमओए के अंदर क्या होता है, स्थान वाक्य होता है। ठीक है, मैंने बताए थे एमओए के अंदर 6 क्लोज होते हैं, नेम क्लोज, प्लेस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, ठीक है, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज, यानी कि संघ वाक्य। ठीक है, तो इन 6 क्लोज के अंदर जो सेकंड क्लोज होता है वो होता है हमारा प्लेस क्लोज, और प्लेस क्लोज के अंदर क्या लिखा जाता है, उस राज्य का नाम, संबंधित राज्य का नाम जिसमें कंपनी क्या कर रही है, उसको आवेदन कर रही है, या संबंधित कार्यालय में जहां पर कंपनी का कार्य होगा, कार्य क्षेत्र, उस संबंधित राज्य में कंपनी क्या करेगी, आवेदन करेगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लो संबंधित राज्य में, इन द पर्टिकुलर स्टेट, इन द पर्टिकुलर स्टेट, ये आपको ध्यान में रखना है विधिवत तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, एक बार यहां तक लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होता है। तो कंपनी के अंदर पंजीकरण के तो क्या क्या होगा, लिखो, फॉर द रजिस्ट्रेशन ठीक है, तो क्या क्या होगा, तो आपको पता ही है। ठीक है, पंजीय कार्यालय का नाम होगा, ठीक है, उसमें क्या करेगी कंपनी, विधिवत क्या करेगी, आवेदन करेगी। ठीक है, और क्या होगा साथ में, विधिवत प्रारूप में करेगी। ठीक है, निर्धारित शुल्क शुल्क का भी भुगतान होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, सारा लिखा जाएगा।
फिर क्या होंगे, आवश्यक प्रपत्र, ठीक है। तो इसमें लिखो नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आवेदन होगा, विधिवत रूप से आप एप्लीकेशन दोगे, ठीक है। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, हम जानते हैं कोई भी काम हो, कंपनी से रिलेटेड हो या किसी भी डॉक्यूमेंट से, वो सारा क्या होगा, इन रिटर्न होता है, सिस्टमेटिक एक एविडेंस के रूप में होता है, ठीक है ना। तो प्रारूप हमेशा क्या होगा, प्रारूप जो होगा वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होगा, इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। एक निर्धारित क्या होगा, शुल्क होगा, ठीक है। और आवश्यक प्रपत्र, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे क्या करेंगे, इसके साथ में लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से कंपनी का क्या होगा, पंजीकरण होगा, ठीक है। और भी क्या सकता है इसके साथ में, और भी कोई इसको नियुक्ति संबंधी अन्य कोई कार्य करने होते हैं तो वो सारे यहाँ पर किए जाएंगे। तो आवश्यक रूप से क्या होगा, कंपनी का जो है वो पंजीयन जो है वो विधिवत रूप से क्या होगा, सही तरीके से सफल होगा, ठीक है। उसके अलावा एक दो पॉइंट और लिख लो। उद्योग एवं व्यापार नियमन अधिनियम 1951 के तहत लाइसेंस भी प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, इसके तहत। और एक बिंदु और आप लिख लो, साथ में क्या किया जाएगा, तो आवश्यक नियुक्ति करना, आवश्यक नियुक्तियां करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से क्या होगा, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा व्यवस्थित तरीके से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, और वो है पूंजी जुटाना। क्या होता है, पूंजी जुटाना, और उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पूंजी अभिदान, जिसे बोला जाएगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था पूंजी अभिदान क्या होता है, ठीक है। तो देखो जब कंपनी अधिनियम 1956 था तब थोड़ा सा फॉर्मेट के अंदर चेंजेस था, और कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है। वो क्या है, वो मेजर आपको मैं बता देता हूं। देखो कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर क्या था कि एक निजी कंपनी वो समामेलन के बाद ही क्या करती थी, समामेलन के बाद ही अपना व्यवसाय शुरू कर देती थी। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी जो थी उसे व्यवसाय शुरू करने से पहले दो स्टेज और पार करनी पड़ती थी, और वो थी पूंजी अभिदान और व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आपको मैं बता दूं, चाहे वो ओपीसी कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, तीनों ही कंपनी समामेलन के बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती है या कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो मेजर है वो आपको बिंदु ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिखो इसमें, पूंजी अभिदान मतलब कंपनी द्वारा अभिदाताओं से पूंजी जुटाना, यानी कंपनी द्वारा पूंजी जुटाना, या कंपनी द्वारा पूंजी जुटाना, या आवश्यक अधिकृत पूंजी प्राप्त करना, आवश्यक अधिकृत पूंजी प्राप्त करना, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, पूंजी विधान के तहत पूंजी प्राप्त करती है।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता को अंश क्रय करने के लिए, ऋण पत्र क्रय करने के लिए क्या करती है, आवेदन करती है। ठीक है ना, और वही पूरी प्रक्रिया जो है वो पूंजी विधान के अंदर आएगी। ठीक है, तो लिखो, एक कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से, एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से यानी कि प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, ठीक है, अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए, अंशों एवं ऋण पत्रों को अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए, क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती हैं। आया समझ में? तो एक जो हमारी सार्वजनिक कंपनी है वो क्या करती है, अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को क्या करेगी, वो जनता को आमंत्रित करेगी। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जो है वो पूंजी अभिदान की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, मींस अ पब्लिक कंपनी हैज टू इनवाइट द पब्लिक विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है ना, तो ये सारी जो प्रोसेस है इज कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूंजी अभिदान कहते हैं। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, a public company invites to the public, ठीक है, a public company invites to the public for purchasing, ठीक है, a public company invites the public for purchasing shares and debentures, a public company invites the public for purchasing shares and debentures with in the prescribed within the prescribed form of prospectus। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, जनता को अंश और क्रय, ऋण पत्र क्रय करने के लिए आवेदन करती है। ठीक है, और किसके लिए, किसके माध्यम से, वो एक प्रोस्पेक्टस के माध्यम से करती है। ठीक है, तो यही बात होती है, जो सबसे बड़ी बात होती है वो पूंजी अभिदान कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो विशेष रूप से जो है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको विधिवत रूप से ध्यान में रखना है। ये जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी है और फॉलो करनी है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, देखो कंपनी ने क्या करा, जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित किया। अब जनता क्या करेगी, तो उसके लिए आवेदन करेगी, जो उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के, उस प्रोस्पेक्टस को समझ के संबंधित कंपनी के अंदर जो रुचि लेगा, उसे लगेगा कि हाँ मुझे शेयर खरीदने चाहिए, वो कंपनी के अंदर क्या करेगा, शेयर की हेल्प द्वारा इन्वेस्ट करेगा। तो वो विधिवत सबसे पहले क्या होगा, आवेदन होगा। आज हम जानते हैं कोई वैकेंसी होती है कहीं पर भी, हम भी हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। अगर कोई वैकेंसी जनरेट होती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो हम उस नोटिफिकेशन के दौरान क्या करते हैं, सबसे पहले हम आवेदन करते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जनता जो है वो आवेदन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ध्यान रखना है, अगर प्राप्तित पूंजी के 90% तक अगर अंशों के लिए आवेदन आते हैं, तो ही कंपनी जो है वो क्या करेगी, जो अभिदाताओं को जो है वो शेयर इशू करेगी। ये आपको जो सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं,
जब कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जब कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता को आमंत्रित कर देती है, जब कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता को अंश एवं ऋण पत्र क्रय करने के लिए जब कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता को अंश एवं ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रित कर देती है, तो उसके बाद आवेदन प्राप्त होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो उसके बाद क्या होता है? आवेदन प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद यदि जो आवेदित की गई पूंजी, मतलब ठीक है, प्राप्त पूंजी के प्राप्त पूंजी के 90% या उससे अधिक, आपको 90% याद रखना है ना, कम से कम 90%। ठीक है। तो यदि प्राप्त पूंजी के 90% या उससे अधिक अभिदान होता है, तो ही कंपनी अंशों को आवंटित कर पाएगी। तो ही कंपनी अंशों को क्या कर पाएगी? आवंटित कर पाएगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखना है। कम से कम 90% जो अंशों के लिए क्या आना चाहिए? अभिदान होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लो हमने कंपनी ने 1000 अंशों के आवेदन के लिए क्या किया? प्रोस्पेक्टस जारी किया 1000 अंशों के लिए। ठीक है। तो 1000 का 90% कितना होता है? यानी कि 900। कम से कम 900 अंशों को खरीदने के लिए कम से कम आवेदन होना चाहिए, मतलब अभिदान होना चाहिए। अगर उससे नीचे अगर आवेदन आता है तो कंपनी अंशों को अलॉट नहीं कर पाएगी और आवेदकों को पुनः राशि लौटानी पड़ेगी। तो लिखो 90% से कम आवेदन, 90% से कम अभिदान होने पर 90% से कम अभिदान होने पर कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर पाएगी। कंपनी अंश निर्गमित कर नहीं पाएगी। कंपनी अंश निर्गमित, यहां लिख लो, कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर पाएगी तथा आवेदकों को प्राप्त राशि पुनः लौटानी होगी। तो कंपनी को क्या करना, पूरा करना पड़ेगा। और हमने ऐसे एंट्री भी पड़ी होगी, शेयर कैपिटल टू बैंक। कंपनी को जितनी राशि बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपने अगर अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा हो, फिर हम क्या करते हैं, उसको पूंजी में ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है 90% आवेदनों को, तो कंपनी क्या करेगी, आवेदकों को पुनः राशि लौटा देगी। ठीक है। तो उस समय रिवर्स एंट्री होगी, इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो आवेदकों को पुनः राशि क्या कर दी जाएगी, लौटा दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट वो आपको मैंने बता दिया, और ये होती है पूंजी अभिदान की प्रक्रिया।
ठीक है। और अंत में क्या होता है, कंपनी को कंपनी के रजिस्ट्रार से क्या होता है, व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है, और वही इस कंपनी के निर्माण की जो होती है वो अंतिम अवस्था होती है। व्यवसाय प्रारंभ करने का, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ठीक है। व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, सर्टिफिकेट ऑफ commencement of business, सर्टिफिकेट ऑफ commencement of business, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने बताया ये इस कंपनी के निर्माण की अंतिम अवस्था है, इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। ये कंपनी के निर्माण की क्या है, अंतिम अवस्था है। ठीक है, ये भी आपको विधिवत रूप से क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये कंपनी के निर्माण की अंतिम अवस्था है, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी को रजिस्ट्रार कार्यालय से, कंपनी को रजिस्ट्रार कार्यालय से व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, और यहीं पर हमारे कंपनी के निर्माण की जो सारी अवस्थाएं हैं वो यहाँ पर लगभग लगभग हमारी पूरी होती है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो सेक्शन है वो 11 आपके सामने बात करता है, ठीक है। तो कंपनी के निर्माण की जो चारों अवस्था है वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दी है, वो प्रवर्तन होती है, समावेलन होती है, पूंजी विधान होती है, और अंत में व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। लेकिन मैं बताया वर्तमान में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, और तीनों ही कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, या 1% कंपनी हो, तीनों ही समावेलन रजिस्ट्रेशन के बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। लेकिन कंपनी एक 1956 के अनुसार क्या होता था पहले, कि एक सार्वजनिक कंपनी को इस स्टेप तक आना पड़ता था, वो अपना क्या करती थी कि समावेलन के बाद व्यवसाय प्रारंभ कर नहीं सकती थी, उसे पूंजी अभिदान और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। लेकिन वर्तमान में तीनों के लिए ऐसी बाध्यता नहीं है, और वो कंपनी व्यवसाय जो है वो तीनों समावेलन के बाद ही व्यवसाय प्रारंभ कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पर कंपनी का जो निर्माण है वो पूरा होता है, और अब हमारा एक ही सेशन है, नेक्स्ट सेशन जो हमारा लास्ट होगा, उस सेशन में हम जो है वो कंपनी की सभाएं, कौन कौन सी मीटिंग होती है, किस किस सेक्शन में वो मीटिंग होती है, वैधानिक स्टैट्यूटरी मीटिंग्स क्या होती है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मीटिंग होती है इसको बोलते हैं ईजीएम, वो क्या होती है, और एक वैधानिक सभा जो है कंपनी को अपने जीवन काल में कब करनी होती है, दो मीटिंग, दो सभाओं के मध्य कितनी अवधि होनी चाहिए, इस तरीके के सेशन के साथ जो हमारा एक अंतिम सेशन हो रहा है कंपनी के निर्माण का, वो और बचना है। उसके बाद हमारा कंपनी का जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।